चलिए लिखिए अगला सवाल। लास्ट क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया था कुछ, उसी को देखते कौन कौन पढ़ के आए हैं। तो एक फ्री हॉरिजॉन्टल रॉड स्मूथ एक फ्री रॉड स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है और एक बॉल आके उससे टकरा जाती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है। तो बताना है कि आफ्टर द कोलिजन बॉल की स्पीड, रॉड की स्पीड एंड रॉड की एंगुलर स्पीड क्या होगी। डिस्टेंस L/4 है। सबसे पहले हमने फाइनल डायग्राम बनाया। आफ्टर द कोलिजन मान लीजिए इसकी स्पीड v, इसकी v1, इसकी ओमेगा 1। ठीक है। फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, mu +0 बराबर mv1 प्लस mv। ये बॉल का, ये रॉड का लीनियर मोमेंटम, सारे कट जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। मैं सेंटर ऑफ मास का आउट कर लेता हूँ। सेंटर के अबाउट एल इनिशियल, एल फाइनल। सबसे पहले ये बॉल यहां से कितनी डिस्टेंस पर, L/4 पर u वेलोसिटी से चल के आ रही है। एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम होगा, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया। रॉड का एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। फिर बॉल की वेलोसिटी v हो गई L/4 पर एंगुलर, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद रॉड CTRM कर रही है, लेकिन सेंटर के अबाउट ही लिखें तो R वेक्टर 0, एक टर्म 0 हो जाएगा। ml²/12 × ओमेगा 1। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन है E की इक्वेशन। ये थोड़ा गौर से देखेंगे। E बराबर सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। E बराबर हाफ है सेपरेशन, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। रॉड की ये पॉइंट पर वेलोसिटी होगी v1 प्लस ओमेगा 1 L/4। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी v1 प्लस ओमेगा 1 L/4 माइनस v डिवाइड बाई यू। ये थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे आंसर्स आएंगे। किसी ने सॉल्व किए क्या अब तक? इक्वेशन बनाई है बस, सही बन गई इक्वेशन। बहुत बढ़िया। किसी को डाउट है तो पूछो। अब लिखो, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक just after it hits the obstacle. Find angular velocity of the block just after it hits the obstacle. Full stop. Assume there is sufficient friction. Assume there is sufficient friction at the obstacle, at the obstacle to ensure rotation of the body. Smooth. इसकी वेलोसिटी है इनिशियली v0।
तो एक क्यूब है जिसका मास m और साइड a है, वो स्मूथ सरफेस पर v नॉट वेलोसिटी से, v नॉट स्पीड भयंकर मान लीजिए 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हुए जा रहा है, और ये जाके ऑब्स्टिकल से टकराता है। ऑब्स्टिकल फिक्स है, मतलब रोड में ही बना हुआ है, और जाके टकराता है, लेकिन ये दे रखा है कि ऑब्स्टिकल पर इतना फ्रिक्शन है कि क्यूब इसके अबाउट प्योर रोटेशन करेगा, फिसलेगा नहीं। समझ में आई बात? तो पूछा है कि जब ब्लॉक इस ऑब्स्टिकल के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, तो बताइए ये ओमेगा क्या होगा। क्या बोला है? तो बताइए ये ओमेगा क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द कोलिजन क्या हो रहा होगा। जब ये क्यूब जाके ऑब्स्टिकल से टकराएगा, ऑब्स्टिकल को ए मान लेते हैं या ओ मान लेते हैं, जो भी ए मान, तो जब ये क्यूब इस ऑब्स्टिकल से टकराएगा तो यहाँ पर एक भयंकर सा इंपल्सिव फोर्स आएगा इस कोने पर। अरे आएगा क्या? पर वो इसी कोने पर आएगा। तो अगर मैं ए के अबाउट टॉर्क देखूं, तो इम्पल्सिव फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। तो मैं ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर रहा हूं। अब आपको यह बताना है कि बिफोर द कोलिजन क्या मोशन है इसका, ट्रांसलेशनल। आफ्टर द कोलिजन रोटेशनल मोशन। तो जो एंगुलर मोमेंटम होंगे वो भी आपको उन्हीं के लिखने हैं। ये तो हो गया फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन आफ्टर द कोलिजन, और बिफोर द कोलिजन नॉर्मल ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब जो मैं बिफोर द कोलिजन के लिए फॉर्मूला लिखूंगा वो लिखूंगा एम आर क्रॉस बी, और बाद में जो लिखूंगा वो आई ए ओ आर इंटू ओमेगा वेक्टर। यही होता है। सीटेरम तो कहीं नहीं हो रहा, सीटेरम का फॉर्मूला नहीं लगेगा। एम आर क्रॉस बी, तो मैं ए के अबाउट लिख रहा हूँ, तो लाइन ऑफ मोशन को आगे बढ़ाया, परपेंडिकुलर डाला, तो ये कितना हो गया, एम ए बाई टू इंटू वी नॉट। डायरेक्शन क्या आ गई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, अंदर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, जो जो अंदर आएंगे वो पॉजिटिव, जो बाहर आएंगे वो नेगेटिव। ठीक। आफ्टर द कोलिजन आई ए। अब मुझे क्यूब का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट चाहिएगा कि ए के अबाउट चाहिएगा, ए के अबाउट चाहिएगा, इनटू ओमेगा। तो ये ओमेगा आंसर हो गया एम ए वी नॉट अपॉन टू आई ए। और ये आपके लिए होमवर्क हो गया कि क्यूब के लिए, अरे ये क्या बन गया, गलत, थोड़ा सा ज्यादा ही गलत बन गया। तो किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस ए के अबाउट, दिख रहा है कॉर्नर से जाने वाली ऐसी एक्सिस, तो कौन सी एक्सिस रहेगी, ये वाली मान सकते हैं, यही तो है वो भी। उसको ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, क्यूब है। इस एक्सिस के अबाउट आपको क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है। बोले सर क्यूब कैसा है, सॉलिड या हॉलो? दोनों के लिए निकालना है। ठीक है, ठीक है, करो, करना है घर पे, लिखो। क्वेश्चन नंबर 87 लिखिए। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग जस्ट आफ्टर इट स्ट्राइक्स स्टेप कॉर्नर, full stop. Assume sufficient friction at corner to ensure rotation of ring। कि रिंग है ये, इसका मास m, रेडियस r, प्योर रोलिंग करते हुए जा रही है। अरे ठीक है ना, दे रखा है प्योर रोलिंग। वेलोसिटी आगे की तरफ v नॉट है, प्योर रोल कर रही है, जाती है, घूमते हुए जा रही है, प्योर रोल करती है, टकराती है, टकराने के बाद इसका प्योर रोटेशन होगा अबाउट द कॉर्नर। तो बताना है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो जैसे ये आप मानेंगे कि इस के अबाउट, ये इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये प्योर रोटेशन कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, ए,
हिंज की तरह बिहेव करेगा। तो मुझे बताइए, बिफोर द कोलिजन इसका मोशन कैसा है, सीटीआर है। आफ्टर द कोलिजन कैसा है, प्योर रोटेशन। तो बिफोर द कोलिजन जब ए के अबाउट आप, ए के अबाउट, इसमें भी ए के अबाउट ही हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर पाएंगे, क्योंकि जो टक्कर होगी इंपल्सिव फोर्स आएंगे वो ए पर ही आएंगे। जो नॉर्मल आएगा बेसिकली वो इंपल्सिव नॉर्मल होगा, ए के अबाउट आएगा। तो ए के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो इंपल्सिव फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो ए से पहले सीटीआरएम कर रहा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एम आर क्रॉस वी सेंटर ऑफ मास प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा नॉट या ओमेगा जो भी। और बाद में प्योर रोटेशन कर रहा है तो आई ए ओ आर इंटू ओमेगा। ये ध्यान रखना, पहले आई सी ओ एम के अबाउट आएगा, बाद में ए ओ आर यानी ए के अबाउट आएगा। वैल्यू डालो। तो सबसे पहले ए के अबाउट हम देख रहे हैं तो ध्यान से देखना। ए के अबाउट आर वेक्टर क्या होएगा, इसको आपने एक्सटेंड किया तो आर वेक्टर ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ कितनी रहेगी, अगर ये आर बाई टू है तो ये भी आर बाई टू। तो आप लिखोगे एम आर बाई टू इंटू वी नॉट। डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया। अच्छा, इसके पास ओमेगा भी होना पड़ेगा वरना प्योर रोलिंग कैसी। तो आपने मान लिया यहाँ पे ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट की वैल्यू आप प्योर रोलिंग की कंडीशन लिख के निकाल सकते हैं। ओमेगा नॉट बराबर वी नॉट अपॉन आर। आई सी ओ एम कितना होता है इसका, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की डायरेक्शन ऐसी है क्लॉकवाइज, तो ये भी प्लस में आएगा। ओमेगा नॉट को आप वी नॉट अपॉन आर लिख दोगे। आई ए ओ आर की बारी आएगी, तो इसके अबाउट, तो इसके अबाउट एम आर स्क्वायर, और फिर पैरेलल एक्सिस फ्रॉम एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओमेगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। लिखो कि एक डिस्क है जो रफ सरफेस पे रखी है, मास एम रेडियस आर उसकी, हाँ डायमेंशन मास और रेडियस है। अब डिस्क रखी हुई है, उस पर जोर से इंपल्स दिया सेंटर पे, या लात मारी, घूसा मारा, कुछ भी दिया, और उसके पास वेलोसिटी आ गई वी नॉट। कितनी वेलोसिटी आ गई, वी नॉट, बस वी नॉट वेलोसिटी आई। जैसे आप घर जाके करना, एक बॉल लेना और टाइल पे रखना, फर्श पे रखना है ना, और एक लात मारना और कोशिश करना कि लात उसके सेंटर पे पड़े, एकदम सीधी हॉरिजॉन्टल लात पड़े। ठीक है, तो आप देखोगे कि बॉल पहले से फिसलेगी और फिर रोल करना स्टार्ट कर देगी। रोल करना स्टार्ट करेगी क्योंकि सरफेस रफ है, पर पहले वो फिसलेगी। ऐसा ट्रांसलेशन मोशन, फिर धीरे धीरे रोलिंग करना स्टार्ट कर देगी और धीरे धीरे प्योर रोल करने लगेगी, फिर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वही सवाल है कि क्वेश्चन लिखो, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी when pure rolling starts. Also find time. Also find time. Question mark. Find velocity and angular velocity when pure rolling start. Also find time. कितने टाइम में ये प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि कितनी दूर जाके प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले कितना चलेगा इम्प्योर, है ना, वो सब निकल जाएगा। वो तो एक साथ ही निकलेगा, काइनेमेटिक्स लगानी है बेसिकली, तो एक के बाद एक निकलता जाएगा। आपको करने के तरीके बताता हूँ। इधर देखिए, क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को, तो सभी बस हाथ बांध दीजिए और इधर देखिए। सबसे पहले आप ये सोचें कि आपको बताना है कि कितनी देर के बाद वेलोसिटी, ओमेगा, टाइम, तो मन में आना चाहिए कि काइनेमेटिक्स का सवाल है। काइनेमेटिक्स मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल है, पर उन सब इक्वेशंस में एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पहले निकालनी पड़ेगी। तो पहले ये डायनेमिक्स का सवाल है, जिसमें आप पहले फोर्स फोर्स का डायग्राम बना के और इसके एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालोगे। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका एक एफबीडी बनाते हैं। इसके सेंटर पर नीचे क्या लगेगा, एम जी, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, और पीछे क्या लगेगा, इस बार फ्रिक्शन काइनेटिक होगा तो म्यू इंटू एन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों होगा, और मैंने ये पीछे क्यों लगा दिया, दो सवाल मेरे मन में है। तो मैंने देखा कि जो पॉइंट कांटेक्ट में है, ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है, इसके पास वेलोसिटी सिर्फ आगे की तरफ वी नॉट है और कोई वेलोसिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल इंपल्स दिया, वो भी किधर, सेंटर पे, तो सिर्फ आगे की तरफ वेलोसिटी है। तो जो जो टॉप, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी आगे है,
उसकी स्लिपिंग आगे है, तो फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे। स्टैटिक नहीं है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं देख के कि कोई पार्टिकल किधर स्लिप कर रहा है। तो जब आप ऐसे सवाल करोगे कितनी देर के बाद रोलिंग स्टार्ट होगी, उसमें आपको इनिशियली पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। और वो निकाल कैसे निकालनी पड़ेगी? आप देखो कि इनिशियली गिवन क्या है, और ये देखो कि जो लोएस्ट पॉइंट है, जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी क्या है। उसकी वेलोसिटी अगर नेट वेलोसिटी अगर पीछे आ जाती है तो हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन आगे लगेगा। नेट वेलोसिटी आगे आई है तो कहेंगे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ऐसा अगर मान लो सरफेस भी चलने लग रही होती, प्लेटफॉर्म होता, तो हम फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल कि इसकी वेलोसिटी नीचे वाले के रिस्पेक्ट में आगे है तो पीछे फ्रिक्शन, इसके रिस्पेक्ट में नीचे वाले की वेलोसिटी, सॉरी, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी आगे है तो पीछे फ्रिक्शन, और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी पीछे है तो आगे फ्रिक्शन। कुल मिला के सारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अभी सरफेस चल नहीं रहा है तो नीचे की वेलोसिटी जीरो, तो रिलेटिव वेलोसिटी आगे ही आई तो फ्रिक्शन पीछे आया। क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ गए क्या? रही बात इसके मैग्नीट्यूड की, वो तो म्यू इंटू एन रहेगा क्योंकि काइनेटिक है। और नॉर्मल अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो तो एन बराबर एम जी, तो फ्रिक्शन कितना आ गया? म्यू एम जी। यहाँ तक कोई बात? अब आपने बोला कि आगे मान लेते हैं एक्सलेशन ए, और इस तरह से एक्सलेशन मान लेते हैं अल्फा। आपने देखा एफ नेट बराबर एम ए लगाया, एक्सलेशन को पॉजिटिव लिया तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है? नेगेटिव। तो माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए माइनस म्यू एम जी बराबर एम ए, तो ए बराबर माइनस म्यू जी। ये क्या बता रहा है कि आपने जो एक्सलेशन डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट लगेगा। सही भी है, जो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो एक्सलेशन पीछे ही लगेगा। अब इसको और समझा दूंगा मैं कि क्या हो रहा है। तो एक बार एक्सलेशन निकाल लूँ तो क्या थोड़ा समझ में आने लगेगा। तो ये समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन तो पीछे लगेगा, और वेलोसिटी किधर है इसकी? इनिशियल आगे। वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे है, तो ये तो समझ में आ गया कि वेलोसिटी कम होते जाएगी। अरे हाँ कि ना? फ्रिक्शन का काम भी यही होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन वेलोसिटी की डायरेक्शन डिसाइड करती है, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन डिसाइड करती है। चलो आ जाते हैं अब टॉर्क बराबर आई अल्फा पे। टॉर्क बराबर सेंटर के अबाउट नॉर्मल एमजी का टॉर्क खत्म हो गया, फ्रिक्शन का टॉर्क इधर लगा और अल्फा भी इधर ही डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे आर इंटू एफ आर एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, आर इंटू म्यू एम जी बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा बराबर टू म्यू जी अपॉन आर। अगर आप देखेंगे तो अल्फा पॉजिटिव आया, मतलब अल्फा जो है ओमेगा को बढ़ाएगा। अल्फा ऐसे लगेगा, जिधर अल्फा रहेगा उधर ही ओमेगा आएगा, और इनिशियली कोई ओमेगा नहीं है तो ओमेगा उसी डायरेक्शन में आएगा ऐसे। अब सुनना, और ये बात लॉजिकली भी समझने की कोशिश करना। ये तो मैथमेटिकल समझ में आया कि हाँ ए नेगेटिव अल्फा पॉजिटिव आया तो ए वेलोसिटी कम होगी और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझें, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है टी बराबर जीरो पर, और हम कह रहे हैं कि टी बराबर टी पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि वी बराबर कितना हो जाना चाहिए? ओमेगा। इसका मतलब जो ओमेगा नहीं था वो आ जाना चाहिए, और जो वेलोसिटी है वो इसके बराबर हो जानी चाहिए। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? आप देखो कितना स्मार्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वेलोसिटी को कम कर रहा है, ओमेगा को बढ़ा रहा है। ओमेगा तो पहले था ही नहीं तो ओमेगा को लेके आ रहा है, और वो बैलेंस बना देगा। वेलोसिटी को कम करते 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 वी कर देगा, उसको बढ़ाते बढ़ाते ओमेगा कर देगा, और इतना कर देगा कि ये रिलेशन स्टेब्लिश हो जाए। और जैसे ये होगा फिर फ्रिक्शन बोलेगा बाय बाय, वो निकल हट हट जाएगा। और ये बिना फ्रिक्शन के, जीरो फ्रिक्शन के साथ रोलिंग मोशन करते हुए चलता रहेगा, उसके बाद फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। बोले क्यों नहीं लगेगा फ्रिक्शन? आप लगा के देखो। अगर आपने फ्रिक्शन लगाया तो वो डिस्टर्ब कर देगा इनको, पीछे लगाया तो ओमेगा को बढ़ा देगा, वी को और कम कर देगा, तो रिलेशन तो बना ही नहीं रहा ना। ये टर्म बड़ी हो जाएगी, ये टर्म छोटी हो जाएगी, वो फ्रिक्शन ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। मान लो फ्रिक्शन आपने आगे लगा दिया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ओमेगा कम हो जाएगा। इतनी मुश्किल से तो इसने ये बनाया है, वो बिगड़ जाएगा, तो फ्रिक्शन बोलेगा बस मेरा काम खत्म। सही बात है क्या? समझ गए ना ये बात? ठीक है, तो आगे क्या करें? तो टी टाइम के लिए पहले मैं लगा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक के लिए v बराबर u प्लस ए टी। पहले आप ये लिखना, फिर यहाँ से लिखना। फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, एक्सेलेरेशन कितना है? माइनस म्यू जी, टाइम लगा मान लो t, तो ये बन गई एक इक्वेशन।
दूसरी इक्वेशन ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल जीरो, अल्फा कितना है 2 म्यू जी अपॉन आर इंटू टी, दूसरी इक्वेशन। सही बात है। और हम ये बोल रहे हैं कि टी टाइम में प्योर रोलिंग एस्टेब्लिश हो चुकी है, तो वी बराबर ओमेगा आर होना पड़ेगा। तो वी बराबर ओमेगा आर कर दो, वी बराबर ओमेगा, वी कितना है वी नॉट माइनस म्यू जी टी, ओमेगा कितना है 2 म्यू जी टी अपॉन आर इंटू आर, आर से गया आर, वी नॉट बराबर कितना आ गया 3 म्यू जी टी, तो टी बराबर कितना आ गया वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी। तो अगर ऐसा सवाल आता है कितनी देर के बाद रोलिंग स्टार्ट होगी क्या होगा, तो ये फिक्स प्रोसेस है, आपको ये अपनानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो टाइम आ गया कि इतने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, टी आ गया ना। और क्या क्या चाहिए था आपको, फाइनल वेलोसिटी, तो टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। क्या चाहिए था और, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो टी की इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रख दो। तो रखो v बराबर वी नॉट माइनस म्यू जी, टी कितना है वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी, म्यू जी से गया म्यू जी, तो v बराबर 2 v नॉट बाई 3। अरे आ गया कि नहीं आ गया, ओमेगा फाइनल, ओमेगा मतलब एक तो डायरेक्ट ही आ गया, ओमेगा बराबर कितना होना चाहिए v/r, 2 v नॉट अपॉन 3 आर आना चाहिए। बाकी आपका बहुत मन कर रहा है तो वैल्यू तो 2 म्यू जी अपॉन आर इंटू टी, और टी कितना है v0/3 म्यू जी, म्यू जी से म्यू जी गया, और आप देखोगे ओमेगा बराबर 2 v नॉट अपॉन 3 आर आ गया। सभी सवालों के जवाब मिल गए। और अगर ये भी पूछ लिया जाए कि कितनी दूर चल के ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, तो बोले यार जब लगा ही रहे हैं इक्वेशन तो एक और लगा दो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ इट इज, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा, कितनी दूर जाके प्योरोलिंग स्टार्ट होगी, खत्म कहानी। ये है मेथड 1। एक मेथड से और करके दिखाएंगे, तो इसको छापो जितनी तेज हो सकता है। एक और मेथड देखिए, और उस मेथड को देखने से पहले जरा ये बात देखिए और बताइए मुझे कि अभी आपने इसका एफबीडी बनाया था, नीचे क्या लगा था एम जी, ऊपर क्या लगा था, ये मान लीजिए ग्राउंड है, और फ्रिक्शन कैसे लगा था, ऐसे लगा था, ये फ्रिक्शन लगा था। अब मैं इस सरफेस पर, जिस सरफेस पर ये लुढ़क रहा है, उस सरफेस पर कोई एक पॉइंट लेता हूँ ए, और इस ए के अबाउट टॉर्क लिखता हूँ इस बॉडी का। सुनना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ए के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूँ, तो फ्रिक्शन इसी पॉइंट ए से पास हो रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क तो कितना हो जाएगा पक्का, फ्रिक्शन का टॉर्क ए के अबाउट 0। अब ध्यान से सुनना, एम जी का टॉर्क, तो एम जी के फोर्स को एक्सटेंड किया, यहां से परपेंडिकुलर डाला, मान लो लेंथ आ गई आर, तो एम जी का टॉर्क कितना हुआ आर इंटू एम जी क्लॉकवाइज, आर इंटू एम जी क्लॉकवाइज। और नॉर्मल का टॉर्क आर इंटू एन एंटी क्लॉकवाइज, और एन बराबर कितना है एम जी। तो कुल मिला के एम जी का टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज, नॉर्मल का टॉर्क उतना का उतना ही हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो मिलके इनका टॉर्क भी खत्म, और कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो टॉर्क ए के अबाउट आ गया 0, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए 0। अरे हाँ की ना, तो मतलब मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं अबाउट ए, क्योंकि ए के अबाउट टॉर्क 0 है, जिस एक्सिस का पॉइंट का टॉर्क 0 आ जाए उसका ऑटो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकता हूं। अरे हाँ की ना, तो पूरा इनिशियल से फाइनल तक ए के अबाउट, ए कहाँ है यहाँ है, इस पर टॉर्क 0 रहेगा, तो मैं इनिशियल ये और फाइनल ये यहाँ से यहाँ तक इस पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकता हूँ। क्या कर रहा है ये इनिशियली, बी नॉट वेलोसिटी बस इसके पास, तो अगर बी नॉट को एक्सटेंड किया यहाँ से परपेंडिकुलर, तो आर एम आर वी नॉट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, बराबर फाइनली ये सीटीआरएम चालू हो गया, तो यहां से एक्सटेंड किया एम आर वी क्लॉकवाइज प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ mr² 2 इंटू ओमेगा, एम आर वी नॉट बराबर वी प्लस, यार सुनना ध्यान से, ओमेगा को क्या लिख रहा हूँ वी अपॉन आर, आर से गया आर, तो ये बन गया v/2, तो वी नॉट इज इक्वल टू 2b/3, सॉरी 3b/2, तो v बराबर 2v0/3, ये भी वही है। फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 2v0/3, तो ओमेगा कितना आ जाएगा v/r, तो 2v0/3
3 यार। बोले सर वेलोसिटी तो निकाल दी आपने, टाइम कैसे निकालोगे? तो टाइम तो काइनेमेटिक्स से ही आएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, पर टाइम नहीं निकाल सकते। टाइम के लिए तो आपको काइनेमेटिक्स लगानी पड़ेगी, और काइनेटिक्स लगाने से पहले आपको डायनेमिक्स लगा के एक्सलेशन निकालना पड़ेगा, जो कि आसान है। आप बोलोगे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो आप बोलोगे एक्सलेशन आ गया माइनस म्यू जी। अब आपको पता है फाइनल वेलोसिटी, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आप लिखोगे 2v0/3, यू लिखोगे आप v0 माइनस म्यू जी इंटू टी, ये उधर जाएगा, तो माइनस v0/3, तो टी बराबर आएगा v0/3 म्यू जी। आंसर। इस तरीके से सेकंड मेथड में हमने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके किया। समझ में आया? नहीं आया ये वाला? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों कर सकते हैं? टॉर्क जीरो है तो कर सकते हैं। तो कैसा लगा? बढ़िया लगा? आपको याद है सेंट्रोमास में एक हेडिंग डली थी हमने कि प्रॉब्लम ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन विद एनर्जी कंजर्वेशन, जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगना था और एनर्जी कंजर्वेशन भी लग रही थी। अरे हाँ कि ना? वैसा ही कुछ कुछ सवाल है, आपको देख के याद तो वैसे पक्का आ जाएगा। और आपको याद हो तो ऐसा ऐसा इसको वर्टिकल कर लो, और यहाँ से हमने एक ब्लॉक को छोड़ा था, वो फिसलते हुए नीचे आया था। फिर हमने पूछा था कि जब ब्लॉक यहाँ से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी और वेज की वेलोसिटी। ये वेज फिक्स नहीं है, ये एक स्मूथ सरफेस पर रखा है। इस बार ब्लॉक की जगह, इस बार ब्लॉक की जगह स्फेयर है, और ये एनफ रफ है। एनफ रफ का मतलब ये जो, ये क्या लें इसको, हॉलो स्फेयर ले लेते हैं। हॉलो स्फेयर, मास एम, रेडियस आर, ये हाइट एच दे रखी है यहां से लेके और यहां तक पूरी। तो ये ऐसे लुढ़कते हुए नीचे आ रहा है। इस बार प्योर रोलिंग करते हुए वो नीचे आ रहा है। समझ में आई? के बाद आपको बताना है कि जब ये हॉलो स्फेयर इस वेज को छोड़ेगा, तब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फेयर, वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फेयर, वेलोसिटी ऑफ वेज क्या होगी? मास इसका भी एम ही ले लेते हैं, चाहो तो 2m ले लें। ठीक है, एम ही ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझना है अपन, गणित में थोड़ी उलझना। ठीक है, तो क्या है? फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर एंड वेलोसिटी ऑफ वेज व्हेन हॉलो स्फीयर लीव्स द वेज। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया कि जब ये लुढ़कता हुआ नीचे से बाहर निकलेगा? तो एक बार फाइनल डायग्राम बना देते हैं, छोटा ही बना देते हैं, इतना बड़ा बनाते डायग्राम तो फिर। तो जब ये घूमते हुए बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 मान लेते हैं, और इसकी पीछे वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि क्या इसमें हम एंगुलर सॉरी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? तो बोले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए एफ नेट जीरो होना चाहिए। और अगर मैं कंबाइन सिस्टम लूं तो क्या लगेगा? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगेगा, ये लगेगा, mg लगेगा। तो mg तो लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। हाँ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, लेकिन हॉरिजॉन्टल में लगा सकते हैं, जैसा कि हमने वहां भी किया था। यहाँ पे भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा है। P इनिशियल बराबर P फाइनल। डायरेक्शन कौन सी है? ओनली एक्स, वाई में नहीं। चलिए, इनिशियल तो सब रुका हुआ है। फाइनली इसका मास m, आगे की साइड वेलोसिटी v1, प्लस इसका मास m, पीछे की साइड वेलोसिटी v2। तो कुल मिला के क्या आ गया? v1 बराबर v2। ये कहा था मैंने, क्या गणित में क्या फंसे, इसका मास अगर आप 2m ले लेते तो 2m आ जाता, तो वेलोसिटी में रिलेशन बराबर का ना आके डबल का आ जाता। सिंपल। चलिए, दूसरी इक्वेशन क्या लगाते हैं अपन? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है क्या? ये इनिशियल और ये, आओ ध्यान से लगाते हैं ये वाली बात, अपन ध्यान से लगाते हैं, एकदम सोच समझ के, एक एक बात सोच समझ के लिखते हैं।
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैं लिख देता हूँ 0। ठीक है क्या? अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या लिखूं, उसके लिए रेफरेंस लाइन माननी पड़ेगी। रेफरेंस लाइन को मैं यहाँ मान लेता हूँ जहाँ पे वो पहुंचने वाला है। ये मानू क्या? क्या मानू रेफरेंस? यही मान लूं? बोलो बोलो। या बोले सर ऊपर मान लो, मानना चाहो तो एक ही बात है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सर यहाँ मान लो, ये ज्यादा बढ़िया लग रही है, ये रेफरेंस लाइन मान लो। ठीक है, मान ली क्या? तो अच्छी बात क्या हो गई, यू इनिशियल कितना हो गया? लो 50% खत्म। अब ये जब लुढ़कते हुए नीचे आया तो ये तो सीटीआरएम कर रहा है। सीटीआरएम की काइंड कितनी होती है? हाफ एम बी वन स्क्वायर हाफ 2/3 एम आर स्क्वायर, यानी कि आई ओमेगा वन स्क्वायर। ये किसका हो गया? स्क्वायर का। फिर वेज का भी लिखना पड़ेगा, हाफ एम बी टू स्क्वायर। वो बात अलग है कि बी वन बराबर बी टू, पर वो तो ठीक है जो है, ये होगी। अब ध्यान से लिखें पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए, तो सेंटर ऑफ मास है होलोस्फेयर का, वो नीचे आ गया ना? कितना नीचे आ गया? एच नीचे नहीं आया है। ये एच, अच्छा स्मॉल दिया है, एच माइनस आर नीचे आया है। अरे हाँ ठीक है। यहाँ सेंटर मास यहाँ था, जब ये नीचे पहुंचा तो ये टोटल हाइट एच है जिसमें से आर सब्ट्रैक्ट किया, इतना नीचे आया। तो आपको लिखना चाहिए माइनस एम जी एच माइनस आर। सही तो ये है। अब सवाल में आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि अच्छा ऑप्शन है, गंदा ऑप्शन है, या वैल्यू दे रखी है, या हो सकता है सवाल में hint दे रखी हो कि आर बहुत छोटा है एच के कंपैरिजन में। तो उस केस में फिर आप एच माइनस आर को लगभग लगभग एच माइनस आर को लगभग लगभग एच ही लिख सकते हैं। बाकी असली तो ये है, कई बार वो उसको माइंड करता है, कई बार माइंड नहीं करता है। वो आपको क्वेश्चन को समझ के, ऑप्शन को देख के, कितने गंदे ऑप्शन है कितने अच्छे ऑप्शन है, कुछ कह रहा है बोल रहा है, तो उसको देख के करना पड़ेगा हर बार। जैसे एचसी में करोगे तो लास्ट के जो सवाल होते हैं उनमें इसको माइंड कर रहा है, लास्ट के जो सवाल स्टार्ट होते हैं ना एचसीबी के, उसमें कर रहा है, स्टार्टिंग में नहीं कर, स्टार्टिंग में कर, लास्ट में तो कर रहा है। खैर, तो बन गई दूसरी इक्वेशन। अरे हाँ कि ना? और एक और इक्वेशन लगेगी, एक और इक्वेशन लगेगी प्योर रोलिंग की कंडीशन। क्या लगेगी? कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। इसको आप ऐसे लिख लेना यूं करके अभी यहाँ। तो कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग के लिए जरा समझना, ये तो अपना हो गया गोला V1 ओमेगा वन, जिसका और नीचे कौन कांटेक्ट में है? वेज। और वेज की वेलोसिटी पीछे कितनी है? V2। पीछे है भाई साहब V2। अब जरा सुनना ध्यान से, गोले का जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी आगे V1, पीछे ओमेगा वन इंटू आर, और इसके नीचे वाले की V2 पीछे। तो रिलेशन आएगा V1 माइनस ओमेगा वन आर बराबर -V2। -V2 क्यों? पीछे है। V1 बराबर तो V2 है सर, तो ठीक है ना, V1 बराबर V2 है तो ये इधर आ गया। तो ये बन गया 2V1 बराबर ओमेगा वन। ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन गई। सॉल्व हो जाएगा आप। जैसे V1 बराबर V2, तो यहाँ V1 बराबर V2 लिखोगे और ओमेगा वन को V1 के टर्म में लिख दोगे, तो आपका आंसर आएगा किसका? V1 का आंसर आ जाएगा। और फिर V1 का आंसर आ गया तो V2 तो बराबर ही है, और ओमेगा वन आ जाएगा 2V1/R। समझ में आ गई बात? ऐसे सॉल्व हो जाएगा। करूँ सॉल्व? फाइनल आंसर करूँ क्या, या कर लूंगे? नहीं कर पाऊंगे, मैं कर दूं? देखो, इधर देखो जल्दी से, ये वाली इक्वेशन को तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इधर ही है ना। तो ये बन गया एम जी एच माइनस में, तो इधर ले आया प्लस में एम जी एच बराबर हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर। ये बन गया एम बी वन स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 गया एम आर स्क्वायर बाय 3 ओमेगा वन। ओमेगा वन को क्या चिपकाया? 2V1/R का स्क्वायर, 4V1 स्क्वायर/R स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ये कितना बना? MB1 स्क्वायर प्लस MB1 4/3। 1 प्लस 4/3 कितना होगा? 7/3 हो गया ना, तो आंसर आ गया। देखो, इसको सॉल्व करके मैं आगे बढ़ा देता हूँ। MGH बराबर, सॉरी, 7/3 MV1 स्क्वायर, एम से एम गया, तो V1 बराबर 3/7 GH।
ये B1 आ गया, अब तो आ गया, आप निकाल लो। सही है। अरे सही सवाल है क्या? चलिए तो हेडिंग डालिए टॉपलिंग। टॉपलिंग मतलब पलटना। ठीक है। तो एक बात आप मेरे को बताओ कि मान लीजिए दो ब्लॉक हैं सेम हाइट के, सेम हाइट के ब्लॉक हैं, और एक और है, हाइट दोनों की सेम है, पर जो बेस है वो अलग अलग है। हाइट सेम है पर बेस अलग अलग है। अब दोनों ब्लॉक पर हमने सेम फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया, तो बताओ किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है पलटने की? सबको एक साथ आंसर आया? अरे हाँ कि ना? क्यों? ऐसा क्यों? दूसरे वाले की पॉसिबिलिटी ज्यादा क्यों है? सही जवाब है आपका, इसकी ज्यादा सेम, सब कुछ सेम कंडीशन है, हाइट भी सेम है, इसके पलटने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ज्यादा है इसके कंपेयर में। क्यों? उसका बेस कम है, ये फलाना ढिमकाना है, ये तो हो गई वैसी ऑब्जर्वेशन वाली बात। अब थोड़ी टेक्निकल बात करो, पलट आएगा कौन? टॉर्क। तो टॉर्क अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूं तो इसका सेंटर ऑफ मास भी h/2 पे, इसका सेंटर ऑफ मास भी h/2 पे, तो ये लेंथ h/2 इसके लिए भी है, ये लेंथ h/2 इसके लिए भी है, तो इसका एफ का टॉर्क तो इसके लिए भी h/2 इंटू एफ होगा, और इसके लिए भी h/2 इंटू एफ होगा। फिर भी ऐसा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है पलटने की, इसकी कम। नॉर्मल, तो नॉर्मल हम टॉर्क लिख रहे हैं एम, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो एम जी नीचे लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा। तो अगर सेंटर मास के अबाउट टॉर्क लिखूं तो एम जी का टॉर्क इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, और नॉर्मल का टॉर्क इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो। हाँ कि ना? नॉर्मल पूरे सरफेस पे लगता है, इसे तो एम जी भी हर जगह पर लगाते, तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पे एम जी कहीं यहीं लग रहा है क्या? एम जी भी तो हर जगह लगा, तो उससे क्या मतलब? आप सोच सही रहे हो, सही जगह जा पा रहे हो, जा रहे हो? क्या लॉजिक है, क्या क्या कारण है इसका? क्या वो पलटाएगा कौन? टॉर्क ही पलटाएगा ना, कोई तो फोर्स लगा। सब कुछ सेम है, टॉर्क भी सेम, क्या अंतर है बताइए? नॉर्मल की वैल्यू भी सेम है, इसके लिए एन बराबर एम जी, उसके लिए भी एन बराबर एम जी होगा। मास भी सेम है, हाँ सेम मास के, सेम मास। अब बताइए, बात आपकी एकदम सही है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो सेकंड वाले की है पलटने की, उसको फोर्स लगाऊंगे हो सके पलट, जैसे बोतल है, बोतल पे आप ऊपर ही ऊपर फोर्स लगाओ तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो फिसली नहीं तो पलट जाएगी, अगर सरफेस थोड़ी रफो इस पे रख के ये अपना पोडियम पर रखे तो पलट जाएगी। और और तो क्या, बस हाँ बताइए, किसका टॉर्क ज्यादा है? एफ का दूसरे वाले में टॉर्क ज्यादा रहेगा? नहीं, सेम आएगा, h/2 इंटू एफ। तो एफ को मैं बोलूंगा वो फोर्स जो इसको पलटाना चाहता है, तो पलटाने वाले फोर्स का टॉर्क हमें सेम है। लेकिन कोई ऐसा फोर्स है जो बचाना चाहता है पलटने से। अरे हमेशा फोर्स लगाती चीजें पलट जाती हैं क्या? नहीं, नहीं पलटती। आप बोतल में लगा के देखो, आप लगाओगे फोर्स, हाथ लगाती पलट जाएगी क्या? नहीं, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो पलटेगी, कम लगाओगे तो उठेगी और वापस आ जाएगी। उठेगी, ऐसा है क्या? हाथ लगाती, अरे वैसे तो यार आपके मन में आना चाहिए एक बात, मेरे मन में आ रही है कि सर आप एक बात बताओ। मैंने बोला पूछो, बता देंगे। अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो, मैंने हाँ, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, एम जी ऐसा लग रहा है, बहुत बढ़िया, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ओके, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपने टॉर्क लिखा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो टॉर्क आया h/2 इंटू एफ। इसको आप बराबर आई अल्फा लिख सकते हो। हाँ, तो अल्फा तो आ गया ना यार। अबे एम जी और नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो हो गए, तो यही तो है नेट टॉर्क, और नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा, तो अल्फा बराबर आ गया। तो हाथ उंगली लगाते ही अल्फा आ जाना चाहिए, अल्फा आ जाना चाहिए तो ओमेगा आना जाना चाहिए, तो हाथ लगाते ही पलट जानी चाहिए पुत्र। हाँ कि ना? तुम तो हाँ ना में जवाब दो ना यार।
ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर होता तो नहीं है। हाथ लगाते हैं तो ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो पलट जाती है, कम लगाते तो उठ के हाथ हटा वापस ही नीचे आ जाती है। और इसके हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था कि टॉर्क सेंटर ऑफ मास एच बाई टू इंटू एफ, एल्फा आया, एल्फा आने से ओमेगा जनरेट हुआ, एफ लग रहा है। मतलब आप उंगली लगाओगे ऐसे बोतल पे, करंट जैसा, मतलब एकदम हाथ लगा दी पट्ट से पलट जाएगी बोतल, ऐसा तो नहीं होता। मतलब अगर फोर्स पलटाने वाला टॉर्क लगाता है तो कोई ऐसा फोर्स है जो इसको बचाने वाला टॉर्क भी लगाता है, बस ढूंढना है कौन लगाता है। लगा तो रहा है, सोचो। एमजी तो नहीं लगा सकता क्योंकि वो तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। एमजी सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, तो एमजी का टॉर्क तो जीरो आएगा। फ्रिक्शन तो उल्टा पलटाता भाई, बचाता नहीं है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो पलटाने वाला टॉर्क होता है। अभी बताएंगे आपको, फ्रिक्शन तो उल्टा सपोर्ट करता है पलटने में। आप देखना, रफ सरफेस पे आप फोर्स लगाओगे बोतल खसक जाएगी, पलटेगी नहीं। लेकिन अगर सरफेस बहुत ज्यादा रफ हुई, स्मूथ सरफेस पर अगर बोतल पे फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने से बोतल ऐसे आगे खिसक जाएगी। आप लगा के देखना, बोतल खसक जाएगी। लेकिन अगर सरफेस रफ हुई, आप फोर्स लगाओ तो उल्टा जल्दी पलट जाएगी। फ्रिक्शन तो उल्टा सपोर्ट करता है। तो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई नॉर्मल, एमजी तो सेंटर मास पे लगेगा, पर आप नॉर्मल को एमजी के नीचे क्यों लगा रहे हैं? एमजी के नीचे क्यों लगा रहे हैं बताओ? बोले सर अभी तक लगाते थे। अभी तक तो पहिया होता था। तो जब पहिया होता तो पहिया तो एक ही जगह पे कांटेक्ट आता था। तो कांटेक्ट एक ही जगह पे है तो नॉर्मल उसी जगह पे लग जाता था, है ना? पर यहाँ तो नॉर्मल के पास लगने के लिए इतनी सारी जगह है। यहाँ पे नॉर्मल को लगने के लिए इतनी सारी जगह है, वो नॉर्मल कहीं पे भी लग सकता है। तो नॉर्मल यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंटली काम करता है और वो अपनी जगह को चेंज करता है। क्या करता है? नॉर्मल अपनी जगह को चेंज करता है। जैसे आपने फोर्स कम लगाया, देखना, फोर्स आपने कम लगाया तो नॉर्मल थोड़ा सा खिसका। कितना खिसका? एक्स। तो आपको पता है यहाँ पे नॉर्मल का भी टॉर्क आएगा, नॉर्मल का टॉर्क जीरो नहीं होगा। यहाँ पर फोर्स का टॉर्क तो इधर आएगा, नॉर्मल का टॉर्क अपोजिट आएगा, और वो नॉर्मल का टॉर्क फोर्स के टॉर्क को बैलेंस करेगा। और बैलेंस कैसे करेगा? अच्छा, नॉर्मल की वैल्यू तो फिक्स है mg, एन बराबर mg। तो बोले सर टॉर्क बैलेंस कैसे करेगा? खसक के बैलेंस करेगा। आपको पता है यहाँ पे टॉर्क नॉर्मल का कितना आएगा? तो देखो, नॉर्मल से आप नॉर्मल को एक्सटेंड करोगे, परपेंडिकुलर डालोगे तो x इंटू एन, ये नॉर्मल का टॉर्क आएगा, x इंटू एन। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, एन तो फिक्स है mg के बराबर। तो ये क्या करता है? एक्स नॉर्मल क्या करता है? जैसे ये किसका टॉर्क आया? फोर्स का। तो फोर्स का टॉर्क कितना आया? तो इसको बैलेंस करने के लिए वो खसकेगा। लेकिन पता है आपको, एक्स की एक लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है? भाई जो नॉर्मल है वो बॉडी के बाहर थोड़ी लग सकता है। तो इस केस में एक्स की लिमिट क्या हो गई? अगर ये अपन बी मान लें तो बेस का आधा, बी बाई टू इसकी लिमिट हो गई। बोले ऐसे तो नहीं, तो फिर नॉर्मल हमेशा बैलेंस करता है, किसी चीज को आप पलटा ही नहीं पाते। किसी चीज को आप जैसे ही पलटाने के लिए फोर्स लगाते, नॉर्मल उधर टॉर्क को बढ़ा देता, ये वाला टॉर्क आपस में लड़के मर जाते, वो पलट ही नहीं पाता। समझ में आ रही बात? एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? बेस का आधा, बी बाई टू। तो उतने टॉर्क को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, काउंटर करना पड़ेगा, अगर आप किसी चीज को पलटाना चाहते हो। टॉर्क यहाँ पे क्या करता है? बहुत इंटेलिजेंटली काम करता है और वो अपनी अपनी पोजीशन को बदल लेता है। वो चाहता है कि ऑब्जेक्ट ना पलटे। वो जिधर भी ऑब्जेक्ट के पलटने की टेंडेंसी होती है, वो टॉर्क लगता है पलटाने के लिए, कोई तो टॉर्क लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क को प्रोड्यूस कर देता है खसक के। जैसे अगर ये फोर्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है तो नॉर्मल का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है क्या? और वो कोशिश करेगा कि मैं उसके टॉर्क को बैलेंस कर लूं, लेकिन नॉर्मल के टॉर्क की एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो नहीं लग सकता। और वो लिमिट क्या है? फोर्स की तो फिक्स वैल्यू है, एक्स बढ़ता है, नॉर्मल इधर भी शिफ्ट हो सकता है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में, डिपेंड करता है कि फोर्स कैसे लगा। जैसे फोर्स अगर इधर से लगाते हैं तो फोर्स का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आता, तो नॉर्मल के टॉर्क को क्लॉकवाइज आने के लिए इधर खसकना पड़ता। समझ में आई बात?
तो ये लिख जाओ आप, ये लिख लो आप, और यहाँ पे लिख लेना, क्या लिख लेना कि नॉर्मल इस तरह से लगता है कि वो टॉपलिंग वाले फोर्स के टॉर्क को अपोज करता है। क्या लिख लो, नॉर्मल का टॉर्क टॉपल कराने वाले फोर्स के टॉर्क को अपोज करता है। ये लिख लो, और फिर हेडिंग डाल दो, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। लिखना क्या है, ये डायग्राम बनाना है, ये बीच में ये नहीं बनाना। ये चाहो तो बना लो, मत बनाओ, देखो समझने वाली बात है, आपको समझ में आ जाए तो कुछ बना लो। समझने वाली बात ये है कि नॉर्मल का टॉर्क टॉपल कराने वाले फोर्स के टॉर्क का अपोज करता है। वो वैसे ही लगेगा हमेशा, वो अपोज करेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पचा के आना, फिर हम इसको करते हैं खत्म अगली क्लास में। मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।